method is a form of your linear programming. Is a method of linear programming. ये एक linear programming का method है by which we can solve the problem which have only two decision variables. हम उस वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें दो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा लिमिटेड है, मतलब कि इसके एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं. व्हाई? बिकॉज इट कंसीडर्स ओनली टू डिसीजन वेरिएबल्स. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन इज लिमिटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स कंटेनिंग ओनली टू डिसीजन वेरिएबल्स. क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, या तो हम दो ही एक्सेस ले सकते हैं, एक्स और वाई, और फिर अगर हम तीसरा डायमेंशन लेते भी हैं, मान लीजिए हम 3D में ड्रॉ करते हैं, तो फिर हम उसको सही से ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लाइंस बनती हैं, लीनियर है, और जब 3 डायमेंशन में हम लीनियर लाइन बनाएंगे तो उनका मेजरमेंट हम सही से नहीं कर पाते. तो इस वजह से ये दो डिसीजन वेरिएबल्स तक लिमिटेड होता है. ठीक, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? कन्वर्ट ईच इनइक्वालिटी एज इक्वेशन. मतलब कि आपके पास जो भी इक्वेशन होगा उसको पहले आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे. देखिए, आपके पास जो सवाल होगा वो या तो पैराग्राफ फॉर्म में होगा, जैसा कि मैंने अभी लीनियर प्रोग्रामिंग बताया था, या तो वो इस तरह के फॉर्म में होगा. कैसे? मान लीजिए दिया हुआ है x1 प्लस 4x2 और लेस देन इक्वल टू, मतलब इस तरह का साइन लगा होगा, और इक्वल टू 20 30 जो भी दिया होगा, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. तो हम इसको हटाएंगे, पहले किसको? इस सिंबल को हटाएंगे. कैसे? हम यहाँ पर इसको जो ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला साइन होगा उसको हटा करके हम इक्वल टू कर लेंगे, इस तरह से. ठीक, तो वी विल कन्वर्ट ईच इनइक्वालिटी एज ए इक्वेशन. जब हम इसको इनइक्वालिटी हटा देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जैसा कि हम लोग क्लास 8 9 में सॉल्व करते थे. अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं? प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ. अब हमको जितने भी हमारे पास इक्वेशन होंगे 2 3 4 5, उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. अब जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करने का क्या तरीका है? जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक, तो इसमें मैं एक बार x इक्वल टू 0 लूंगा. लेट x1 इक्वल टू 0. तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23/4. देन x2 इक्वल टू 23/4. तो इट विल बी इक्वल टू कितना? 5.75. ये आ जाएगा. ठीक, ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन होगा हम उसके लिए भी करेंगे. अब जब मैंने इसमें एक बार x1 इक्वल टू 0 रखा है, और सिमिलरली ही इसमें एक बार x2 इक्वल टू 0 रखूंगा. ठीक, तो व्हेन x2 इक्वल टू 0, लेट अगेन लेट x2 इक्वल टू 0. तो जब x2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी. तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 23. तो x1 इक्वल टू 23. तो आपके पास देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस लाइन को बनाने के लिए आपके पास होगा 0, 5.75, और यहाँ पर होंगे आपके पास 23,0. ये दो चीजें हो गई आपके पास. ठीक, तो आपको इस तरह से, अब ये जैसे आपके पास जो x एक्सिस और y एक्सिस है, मैं यहाँ पर आपको लाइन खींच करके दिखा रहा हूँ x एक्सिस और y एक्सिस का. ये मान लीजिए हो गया आपका y एक्सिस, और इसी में हम इस तरह से इसको खींच देते हैं. ये हो गया आपका x एक्सिस. ठीक, अब मान लीजिए कि जो आपका 0.57 है. ठीक, तो एक बात मतलब कि ये x एक्सिस पर 0 वैल्यू है, तो ये तो यहीं पर आ गई. ठीक,
अब 5.75 x2 है, यहाँ पर x1 x2 लिया गया है, तो जो ये आपका होगा, ये वाला पॉइंट एक्सेस ये है आपका x1, और जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो है आपका x2। ठीक, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0, तो वो आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर x2 की वैल्यू 5.75। तो मान लीजिए कि आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो इसको आप मीजर करके बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर इसको मीजर करके। तो मैं मान लेता हूं कि 5.7 वैल्यू आई है हमारी, वो आई है यहाँ पर। ठीक, मैंने ये एक हल्का सा मार्क कर दिया है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0,5.75। अब हमें दूसरा पॉइंट निकालना है 23,0। तो 23 मतलब x1 की वैल्यू, तो यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे 23। तो मान लीजिए कि आपका 23 आया है ये यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका 23 है। और जीरो का मतलब किसी लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि अगर जीरो की यहाँ पर x2 की कुछ वैल्यू होती तो ऊपर की तरफ जाता। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट से मिला करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींची। तो ये जो लाइन बनेगी वो होगी x1 + 4x2 और इक्वल टू 23 की। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से सेकंड कंडीशन में, सेकंड स्टेप में आपको प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ, जितने भी आपके पास इक्वेशंस होंगे उनको ऐसे ही आप जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। नाउ थर्ड में क्या है, सेड द फीजिबल रीजन, हाईलाइट द कॉमन फीजिबल रीजन। ठीक, मतलब कि आपके पास जो फीजिबल रीजन है, फीजिबल रीजन का मतलब वो कंडीशन जो दी गई है इनइक्वलिटी की, जो इनइक्वलिटी की कंडीशन दी गई है उनको देखते हुए आपको फीजिबल रीजन निकालना है कि कौन सा आपका फीजिबल रीजन है। ठीक, अब सेट ऑफ ऑल फीजिबल पॉसिबल सॉल्यूशन, अब हम जितने भी हमारे पास फीजिबल रीजन में पॉइंट होंगे वो हम निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे कि हमारे पास कितने पॉइंट आए हैं फीजिबल रीजन में। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ में दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारा इसके अंदर का एरिया है, तो मान लीजिए इस लाइन में क्या कहीं कोई पॉइंट है या नहीं है, वो अभी जब बनाएंगे हम तो उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए अंदर का फीजिबल रीजन है या बाहर का फीजिबल रीजन है। जैसे अगर हमें इसके अंदर का करना हो तो हम यहाँ पर पूरा इसको कलर कर देंगे या शेडेड कर देंगे, इस तरह से बना लेंगे और फिर उसमें से हम फीजिबल पॉइंट निकाल लेंगे। फिर इसके बाद कंप्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। उस फीजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर हैं हम उन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद दीज कॉर्नर पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट द फीजिबल सॉल्यूशन। ये आपके फीजिबल सॉल्यूशन, जब मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग बताई थी तो उसमें बताया था कि आपके पास कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये आपके जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सारे आपके कोर्स ऑफ ऑप्शन, मतलब कि आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर आपको उसमें ये देखना है कि उन सॉल्यूशन में से आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कौन सा सेटिस्फाई करता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब कि आपका मैक्सिमाइज फंक्शन था या मिनिमाइज फंक्शन था। आप जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं उन सबकी वैल्यूज आप मैक्सिमाइज फंक्शन में रखेंगे। जब रखेंगे तो उससे अगर जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो वो आपका मैक्सिमाइज वाला होगा। अगर मिनिमम निकाल रहे हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन उससे निकल आएगा। ठीक ना, एक हाँ नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट मैंने उस दिन बताया था आपको कि x1, x2 वो हमेशा आपके नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट रहेंगे और वो उस कंडीशन को फुलफिल भी करेंगे। x1, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको सभी
लीनियर प्रोग्रामिंग के इक्वेशन में रखनी है आपको। ठीक, तो ये आपके 4 स्टेप हो गए। अब सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो जो आपकी वैल्यू ऑप्टिमल होगी दैट इज योर सॉल्यूशन। मींस इफ यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सो योर solution that your coordinate that will give you maximum is your solution. Otherwise, if you are calculating your minimization objective, so the coordinate that will give you minimum value, so that is your optimal solution. Means कि जो अगर आप मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट की जिस वैल्यू के लिए सबसे मैक्सिमम होगा जेड की वैल्यू, वो आपका सोल्यूशन होगा। और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट की जिस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमाइज का और कौन सा मिनिमाइज का जब आप फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम। तो अभी हम पहले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम फॉर्मुलेशन के साथ भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ तरह के सॉल्यूशन आते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है अनबाउंड सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया। अनबाउंड सॉल्यूशन, if the value of the objective function can be increased or decreased infinitely। मान लीजिए कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो इस तरह का आता है कि उसमें आप जो वैल्यू है x1 x2 की चाहे जितनी इंक्रीज कर लें चाहे जितनी डिक्रीज कर लें, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाते हैं अनबाउंड सॉल्यूशन। उसका भी एक एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। ठीक, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास जो इक्वेशन दिए हों और उसमें से आपका कोई भी फिजिबल रीजन ना आ रहा हो। कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि देयर इज नो एनी फिजिबल रीजन, तो क्या होगा, फिर आपको इसका मतलब ये कहना पड़ेगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस, दिस इज एन एग्जांपल। आपके पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा, z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। ओके, ये आपका है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसको क्या करना है, मैक्स। मतलब कि आपको जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें z की वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी है। अब इस z की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। आपको x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए यू हैव 3 सब्जेक्टिव कांस्टेंट। आपके पास यहाँ 3 सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए, या इसी को बोल सकते हैं 3 रेस्ट्रिक्शंस या 3 इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर। ठीक, 3 इनइक्वालिटी हैं। पहली क्या है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। x1 इज लेस देन इक्वल टू 6 मतलब कि अगर जो पहला डिसीजन वेरिएबल है उसकी वैल्यू 6 या 6 से कम ही रहेगी। ये रिस्ट्रिक्शन है, जो 6 है दिस इज योर restriction। okay, means you cannot use your resources more than 6। अब 2x1 plus 3x2 is less than equal to 19। जब 2x1 plus 3x2 है वो 19 से कम या 19 के बराबर तक होना चाहिए। ये 2 डिसीजन वेरिएबल हैं, ये 2 डिसीजन वेरिएबल हैं। ठीक, इसके बाद x1 plus x2 is less than equal to 8। This is your third inequality। This is your third inequality। Okay, so now from these 3 inequalities you have to plot a graph। तो अगर आप देखें तो x1 is less than equal to 6, इसकी लाइन कैसे बनेगी? देखिए, अगर आपके पास है x1 लेस देन इक्वल टू 6, ओके, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि इसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करिए। तो जो यहाँ पर लेस देन का सिंबल है मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर 6, x1 बराबर 6।
हेलो, अभी क्लास ले रहा हूँ। अब x1 बराबर जो 6 है, तो उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए, देखिए ये आपके पास x1 और x2 दो एक्सेस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास x1 और x2 दो एक्सेस दिए हुए हैं। तो हमें x1 की वैल्यू 6 है, तो देखिए हम x1 में 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हम यहाँ से एक, अब चूंकि इसके अलावा और इसमें x2 नहीं है, तो हम इसमें कोई भी पार्ट ऐसे जीरो करके नहीं मान सकते हैं, केवल हमारे पास x1 की वैल्यू है। तो जब हमारे पास ऐसा होता है, तो इसका मतलब कि वो एक सीधी लाइन जाएगी, सीधी लाइन किसके, दूसरी एक्सिस के पैरेलल। तो इस 6 से हम एक y मतलब कि x2 एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ये लाइन खींच दिया, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,0। इस लाइन के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हैं 6,0, और ये लाइन हमारी हो गई x1 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, दूसरी कंडीशन, अब दूसरे में 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 19। तो हमने वही बताया था कि एक बार आपको x1 इक्वल टू 0 लेना है, और एक बार आपको लेना है x2 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक मैं इसको लेकर के दिखा देता हूं। जब आप x1 इक्वल टू 0 लेंगे, पहले तो आप इसका इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, ये आपका इक्वेशन है। ठीक, हम यहां पर रख रहे हैं फर्स्ट, लेट x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए x2 इक्वल टू क्या आएगा, दिस विल मींस दिस इंप्लाइज योर x2 इक्वल टू 19 बाई 3, 19 बाई 3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.333 इक्वल टू 6.333, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आपका जो इसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0,6.3। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका बनेगा जब आप x2 इक्वल टू 0 लेंगे, अगेन व्हेन x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 इक्वल टू 19 बाई 2। तो x1 इक्वल टू 19 बाई 2, तो वैल्यू विल बिकम 9.5। तो वैल्यू विल बिकम 9.5, ये आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 9.5, 0। तो जो इसकी लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो लेट अस सी हियर, देखिए यहाँ पर जब मैंने x1 इक्वल टू 0 रखा, तो दैट द कोऑर्डिनेट्स आर 0,6.33, ये पहला आ गया। फिर जब दोबारा x2 इक्वल टू 0 रखा, तो हमारे पास आ गया 9.5, 0। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी, इनको मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी। तो हमारे पास ये जो एक लाइन बन गई, दैट इज 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। ठीक, तो हमारी एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन हमने ऑलरेडी पहले खींच रखी थी, कौन सी, ये वाली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में देखिए x1 प्लस x2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 है। तो जब एक बार x1 0 रखेंगे, तो x2 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो 0,8 ये आ गया। एक बार आप x2 0 रखेंगे, तो 8,0 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो ये देखिए आपके पास ये तीसरी लाइन बन गई, दिस इज योर थर्ड लाइन। किस इनइक्वलिटी की, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक, ये आपके पास थर्ड लाइन हो गई। अब ये जो मैंने अलग अलग लाइन बना करके दिखाई है आपको, ये जो मैंने आपको अलग अलग लाइन बना करके दिखाई है,
अब हम इन तीनों लाइन को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। अब हम इन तीनों लाइन को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, मैं शुरू वाले से दिखा रहा हूं, ये आपका पहला है। तो ये क्या कह रहा है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। जब भी कभी लेस देन इक्वल टू 6 का सिंबल हो, लेस देन का, ठीक है ना, तो आपको जो लाइन खींची है उससे लेफ्ट साइड का एरिया लेना है, उससे लेफ्ट साइड का एरिया लेना है। और अगर यही कभी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हो तो आपको राइट साइड का एरिया लेना है। ठीक, यहां पर देखिएगा जो हमारे पास यहां से ये येलो कलर के एरो दिख रहे हैं, तो ये हमारे इस लाइन से अंदर, इस लाइन से अंदर, और ये x2 एक्सिस के बीच का जितना भी ऐसे सीधा सीधा रीजन आएगा वो, मतलब कि ये नीचे x1 लाइन है और इस ये जो लाइन है हमारे पास x1 इक्वल टू लेस देन 6 की, तो इससे अब ऊपर की तरफ जितना भी बढ़ता चला जाएंगे ये सारा का सारा एरिया आपका x1 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6 का है। ठीक, सिमिलरली आप दूसरे एक क्वेश्चन में देखें तो जो ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये 0,6.33 से 9.5, 0 से, और ये आपका जो 0,0 से, तो इसके बीच का जो रीजन होगा वो इससे बाउंडेड रीजन कहलाएगा। किससे? 2x1 प्लस 3x2 से। सिमिलरली तीसरे वाले में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इस लाइन के अंदर का जितना भी रीजन होगा वो आपका इसका बाउंडेड रीजन होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इन तीनों लाइनों को मिला करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्चुअली ये हमने बताने के लिए अलग अलग किया है, लेकिन ये बनेंगे एक ही ग्राफ में। ठीक, तो अब मैं इसको एक ही ग्राफ में बना देता हूँ। तो देखिए हमारे पास किस तरह से ग्राफ बन के आया है, वो ये आया है आपका, ये दो लाइन ये बनी है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 की, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19 की, और ये एक पैरेलल लाइन है x2 के, दैट इज x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब आपको देखना क्या है, अब आपको ये देखना है कि तीनों इक्वेशंस में लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगी हुई है, तीनों इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगी हुई है। तो अब आपको इन तीनों लाइन से बाउंडेड रीजन निकालना है, आपको इन तीनों लाइन से बाउंडेड रीजन निकालना है। कैसे? मतलब कि अब तीनों में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों लाइनों से घिरा हुआ है। तो देखिए जहां से ये येलो एरो बने हुए हैं, जहां से ये येलो एरो बने हुए हैं, वही रीजन केवल ऐसा है जो तीनों लाइंस के अंतर्गत आता है। दिस बाउंडेड रीजन कम्स अंडर ऑल द 3 लाइंस। ओके, तो आपको क्या करना है कि अब इस पूरे रीजन को क्या करना है, शेडेड कर देना है। आप कलर कर दीजिए, ये शेडेड कर दीजिए, आप पेंसिल से या पेन से आप लाइन खींच करके जैसा भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कर दिया, जो आपके पास जो पर्पल कलर दिख रहा है उससे मैंने इसको बाउंडेड जो रीजन है उसको बाउंड कर दिया। अब केवल देखिए तीनों लाइन से केवल यही ऐसा रीजन है जो बाउंडेड है। अब मान लीजिए कि अगर आप सोचे कि ये ई और जो x2 वाली लाइन है उसके बीच में, देखिए 8 वाले के बीच, तो इसमें केवल x1 इज लेस देन इक्वल टू 6 का है, और जो ये वाली है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 वाला, इसमें वो 3 वाला नहीं है, वो 19 वाली इक्वेशन का नहीं है। ये रीजन केवल 2 लाइन का है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये रीजन भी केवल 2 लाइन का है, ये वाला रीजन भी केवल 2 लाइन का है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ये वाला रीजन लेंगे तो ये x1 इज लेस देन इक्वल टू वाला 6 वाला रीजन इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो इस रीजन के अलावा ऐसा और कोई भी रीजन नहीं है जो हमारी तीनों लाइन से कवर होता हो। तो हमारे पास जो तीनों लाइन से कवर रीजन है हमने उसको शेडेड कर दिया या कलर कर दिया। अब हमारे पास उस जो रीजन है उसमें कितने कॉर्नर पॉइंट हैं हम उनको नाम दे देते हैं, हम उनको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं कि हमारे पास उसमें कितने पॉइंट हैं। कॉर्नर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। तो पहला तो एक ये 0 0 ये तो सब में रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पर आइए बी पॉइंट, बी पॉइंट कौन सा है, 6,0 का जो लाइन है। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपको जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी लाइन,
एक x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 वाली, और एक है आपकी जो x1 इज लेस देन इक्वल टू 6 वाली। तो ये सी पॉइंट है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है। फिर तीसरा पॉइंट डी है, वो आपकी दो लाइन नीचे वाली दो लाइन का इंटरसेक्शन है। कौन कौन सी दो लाइन? दैट इज 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19 और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। ये जो डी पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन है, ठीक। अब जो लास्ट पॉइंट है ई, वो कहां पर मिलता है आपकर को x2 एक्सिस पर, उसकी तो हम लोग ऑलरेडी पॉइंट निकाल चुके थे। तो अब हमारे पास ये कितने ए बी सी डी ई 5 कॉर्नर आ गए, 5 कॉर्नर आ गए। अब हमें इन 5 कॉर्नर्स के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट या इनके पॉइंट निकालने हैं कि इन 5 कोऑर्डिनेट पर हमें x1 और x2 की वैल्यू कितनी है। तो देखिए ए बी और ई, ए बी और ई ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल दी थी ऑलरेडी। अब हमें पॉइंट निकालने हैं सी और डी के। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एंड डी। तो सी और डी के पॉइंट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके, सी और डी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो पहला है, आप अगर ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं तो आप इसको मेजर कर लीजिए, आप इसको मेजर कर लीजिए। कैसे? देखिए, एक तो पहला तो इससे यही आ जाएगा कि ये x1 बराबर 6 है। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन पर कट कर रहा है। अब बस आपको वैल्यू निकालनी है कि जो ये पैरेलल लाइन है उस पर कहाँ कट कर रहा है। तो आप यहाँ से इस 6 वाले पॉइंट से ऊपर जहां पर कट कर रहा है वहां तक नाप लीजिए, मेजर कर लीजिए, तो आपको ये 2 मिल जाएगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर ये 2 बना है, इसके सामने ये पॉइंट आ रहा है, ठीक। और दूसरा तरीका एक और है, जब कभी अगर एग्जाम में आप मेजर करके बनाए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी फर्क ना पड़े, आपका एक भी फर्क ना पड़े, तो आप जहां पर जिस लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहा है, जिन दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है, आप उन दो लाइन को सॉल्व कर लीजिए। आप उन दो लाइन को सॉल्व कर लेंगे अगर, तो आपको उसके इंटरसेक्शन के पॉइंट आ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, ये आपका 6,2 है, ठीक। तो ये कैसे आया है? ये किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है? मैं यहां पर देखिए सॉल्व कर रहा हूं। ये दो लाइन है हमारे पास, x1 प्लस x2 और इक्वल टू 8 का, और एक है x1 इक्वल टू 6 का। मैंने यहाँ पर इनइक्वलिटी हटा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखिए, हमें अब जब इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अगर हम कभी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करें, उन दोनों लाइन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x1 बराबर 6 और x1 प्लस x2 बराबर 8, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो x1 बराबर, वी विल put the value of x1 equal to 6 in x1 plus x2 equal to 8। हम इसमें x1 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए x1 की जगह हम 6 रख रहे हैं, तो 6 प्लस x2 इक्वल टू 8। तो हम 6 को इस तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x2 इक्वल टू 8 माइनस 6, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास देखिए x1 बराबर 6 था और x2 बराबर 2। तो यहाँ पर ये देखिए 6,2 है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू 2, इस तरह से आ गई। सिमिलरली आप जो D पॉइंट है, तो D पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है? तो ये दो लाइन का 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 का, ठीक। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। वैल्यू कितनी है? 5,3। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी आप मेजर न कर पा रहे हो, क्योंकि अगर डेसिमल में कभी कभी पॉइंट आते हैं,
तो वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप इस तरह के सॉल्यूशन को प्रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, दैट इज 2x1 प्लस 3x2 और लेस देन इक्वल टू 19। तो मैं यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ये। ठीक, अब चूंकि हम देख रहे हैं बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज वी हैव नॉट एनी इक्वल वैल्यू। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब इनमें से कोई x1 या x2 सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई बाय, इसमें हम 3 से कर दें, चलिए 3 से कर देते हैं। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि हम इक्वेशन 2 में, चलिए हम लिख देते हैं पूरा ताकि समझ में आ जाए। मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3/8 = 24। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कौन सा, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 19। देखिए हमारे पास अब इसमें 3x2 अब अगर हम पहले वाले में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये 3x2 कट जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस आना जाएंगे, मतलब कि 3x1 माइनस 2x1 प्लस 3x2 माइनस 3x2 और 24 माइनस 19। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 और ये 3x2 और 3x2 ये कट जाएगा और 24 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू 5 आई है, तो ये रखा है यहाँ पर x1 की वैल्यू 5। सिमिलरली अब हम इसको क्या करेंगे कि वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन में x1 की वैल्यू रख देते हैं। So putting the value of x1 in x1 plus x2 इक्वल टू 8। हमने इसमें x1 की वैल्यू रख दी, तो x1 बराबर हमारे पास 5 आया है, तो हम रख देंगे 5 प्लस x2 इक्वल टू 8। अब हम इस 5 को इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो वैल्यू विल बिकम 3। तो ये आ जाएगा x2 इक्वल टू 3, x1 बराबर 5 और x2 इक्वल टू 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, 3। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये रखा है 5, 3। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस तरह से वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो आपके पास फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो इंटरसेक्शन होंगे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप कभी ये भूल जाएं तो आप सीधा स्केल से मेजर करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पास इतने सॉल्यूशन आ गए, कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, A B C D E, that is we have 5 points, okay? तो अब इनमें से हमें क्या करना है कि इन 5 पॉइंट्स, मतलब ये x1 और x2 की वैल्यू है, हमको जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमें उसमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। ये सारी की सारी एक एक करके वैल्यू हमें पुट करना है, मतलब कि A दैट इज 0,0, B 6,0, C 6,2,
डी 5,3 और ई 0,6.33। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, दैट इज z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। ठीक, तो हमारे पास यहाँ था z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। और अब हमारे पास देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट निकाले। पहला था हमारे पास 0,0, 0,0। आप ये रखें चाहे ना रखें, क्योंकि ये तो हमेशा कॉमन रहता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 0 आ जाएगी। ठीक, दूसरा था आपका 6,0, 6,0। तीसरा था आपका, थर्ड पॉइंट है आपका 6,2। तो हम थर्ड पॉइंट लिख देते हैं 6,2। फोर्थ पॉइंट है आपका 5,3। फिफ्थ पॉइंट मतलब कि लास्ट पॉइंट है आपका 0,6.33। ये आपके पास सारी x1 और x2 की वैल्यूज। ठीक, अब हमें ये सारी की सारी वैल्यूज रखनी है किसमें, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो जब हमारे पास पहला केस है मतलब कि 0,0, तो हम इसमें निकाल रहे हैं व्हेन x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0। देन आपका z बराबर क्या आएगा, z बराबर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, so this the value will become 5 into 0 plus 7 into 0, so this will be equal to 0। ये आ गया। ठीक, दूसरा आपके पास है 6,0, तो जब हम व्हेन x1 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 0, तो अब देखिए क्या आएगा, z इक्वल टू 5 इंटू x1 की जगह 6, तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस 7 इंटू 0, x2 की जगह 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 30, तो हमारे पास z इक्वल टू आ गया 30। ठीक, हमारे पास एक वैल्यू हो गई z इक्वल टू 0 और एक हो गया z इक्वल टू 30। ठीक, तीसरा 6,2, तो 6,2 रखिए, तो मैं सीधा डायरेक्ट निकाल रहा हूं z इक्वल टू, यहां पर रखेंगे 6, तो 6 5 जा 30, तो मैंने यहां पर लिख दिया 30 प्लस फिर 2 मतलब कि 7 इंटू 2, तो कितना आएगा 14, तो टोटल कितना आ जाएगा 44। ठीक, एक वैल्यू हो गई ये। फिर आपके पास कितना है 5,3, तो z इक्वल टू 5, तो 5 5 जा 25 प्लस 3 प्लस 3, तो 7 3 जा 21, वैल्यू आ जाएगी कितनी 46। फिर 0,6.33। ठीक, तो हमारे पास मतलब कि पहला तो हो गया 0, तो z इक्वल टू 0 प्लस 7 इंटू 6.33, तो कितना आ जाएगा प्लस 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 23, और ये आएगा 0.76 जा 44 और 42 और 44, तो ये लगभग 44.33, तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 44.31। ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है ना, तो लेट अस सी ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पर आपकी वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रही है, ये आपकी आ रही है 46, किस पर है ये 5,3 पर। तो लेट अस सी, ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए
ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू हैव मैक्स z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2, ठीक, कॉर्नर पॉइंट है। ए था हमारा 0,0, तो इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ z 0। दूसरा B point, that is 6,0. So at the point B, the value of z is 30, and at the corner point C, that is 6,2, the value of z is 44, and at the point D, that is at the point 5,3, the value of z is 46. Similarly, in the point E, that is 0,6.33, the value of z is 44.33. तो लेट अस सी, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्स जेड था, हमारे पास जेड को क्या करना था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारा किस पर आ रहा है, डी पॉइंट पर 5,3 पर, ठीक। तो इट मींस द वैल्यू ऑफ x1 इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज 3। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये 5,3 आया है, ये 5,3 आया है, वो आपका x1 और x2 की वैल्यू है। ये आपकी x1 और x2 की वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है। तो आपके पास जो a b c और e आए हैं, ये क्या है, ये आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग बता रहे थे तो हमने बताया था कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कभी कभी कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब हम इस मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं, तो फॉर्मुलेट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। हमने कहा कि 5, अगर आप x1 की वैल्यू 5 लेते हैं और x2 की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा। लेकिन क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस नहीं करता, सिंस लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट एबल टू कैलकुलेट द क्वालिटेटिव डेटा, तो कभी कभी होता क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं या डिसीजन मेकर होते हैं, उनको अपने बेस पर डिसीजन लेना होता है। कभी कभी उनको अपने बेस पर डिसीजन लेना होता है। वैसे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी कंसीडर नहीं हो पाते हैं। तो अब ये उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सॉल्यूशन लेना है। मॉडल ने तो आपको ये निकाल करके दे दिया है। एक्चुअली मॉडल क्या है, आपके पास जो सिचुएशन थी उसका रियल लाइफ प्रेजेंटेशन है। मॉडल जो है ये रियल लाइफ सिचुएशन थी, उसको प्रेजेंटेशन है, और जो सिचुएशन थी आपने उसको क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप किया है। आपने उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में डेवलप किया है, और उस मॉडल को सॉल्व करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आया है दैट इज दिस, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। और आपके पास जो ए बी सी ई आए हैं, ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब कि ये आपके पास ये भी ऑप्शन है सॉल्यूशन के, तो जिसमें से ए तो आपको पूरा बता ही देंगे क्योंकि मैक्स मैक्स का फंक्शन है, तो उसमें से आपका 0,0 जेड 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 0,0 का ये पॉइंट नहीं लेना है। आप लेकिन कैलकुलेशन जब करेंगे, आप एग्जाम में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको वहां पर ये दिखाना है, लेकिन आपका ये कंसीडर नहीं होता है क्योंकि आप मैक्सिमाइज फंक्शन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कभी कभी होता है कि जब मिनिमाइज फंक्शन निकाल रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये पॉइंट कंसीडर करना पड़े, ठीक। तो ये हो गया आपका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हमने पीछे बताया था कि जो अनबाउंड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके साथ ही हमने इनकंसिस्टेंट या फीजिबल सॉल्यूशन बताया था, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया, अनबाउंड और इनकंसिस्टेंट या इनफीजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो सिंस वी डोंट हैव टाइम टुडे, तो वी विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स टुमारो, क्योंकि एक्चुअली जब कभी आपके एग्जाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो इस तरह का सिंपल नहीं आएगा। ये उसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ अलग तरीके से आएगा, ठीक। तो हमारे पास मैं एक उसका दिखा देता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन उसका फिजिबल या उस तरह का आएगा। ये देखिए, ये आपका फिजिबल रीजन है और अनबाउंड सॉल्यूशन है, ये आपका इस तरह का अनबाउंड है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए हैं,
जो आपके पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वो सब ग्रेटर देन के हैं। यहाँ पर देखिए जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन है। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो वो आपका चांसेस है कि आपका अनबाउंड फीजिबल रीजन में आ जाए। आपके पास उसमें सॉल्यूशन होंगे लेकिन वो अनबाउंड होगा, मतलब कि आप उसमें से कितना भी ले सकते हैं। लेकिन ये केस हमारे पास मिनिमाइजेशन का है। अब यही अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होता, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर ये मैक्सिमाइजेशन का केस होता तो क्या होता, मैक्सिमाइजेशन का यहाँ पर ये आप राइट साइड में वैल्यू चाहे जितनी ले लेते तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते, फिर इसके फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेट अस सी, अब यहाँ पर देखिए दिस फीजिबल, ये मैक्स का है, अब इसमें भी ग्रेटर देन है। दिस फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, हेंस जेड कैन बी इंक्रीज इनफाइनाइटली। अब यहाँ पर मैक्स का है तो ये तो इसकी बाउंड्री लिमिट है, जहां पर ये कट कर रहे हैं ये तो इसकी बाउंड्री लिमिट हो गई। अगर मिनिमम निकालना होता तो हम इसका इस पॉइंट पर निकाल लेते थे, कहीं भी, कहां पर, 8 वाले पॉइंट पर, 6 वाले पॉइंट पर, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अब क्योंकि मैक्स लेना है तो मैक्स तो इसका जाने कहां तक जाएगा, ये बाउंडेड तो है नहीं, ये हमारे पास और आगे तक जाएगा। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं अनबाउंड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक, और यहां पर ये देखिए एक ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं, मतलब कि एक एक तरफ जाएगा दूसरा दूसरी तरफ भागेगा। जो ये हरा एरो दिख रहा है ये व्हाइट लाइन, तो ये बता रहा है 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 8 की सिचुएशन, मतलब कि ये राइट साइड को भागेगा। और एक है हमारे पास 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये लाइन ये रेड वाली है और जहां पर रेड एरो बना है तो ये नीचे की तरफ भागेगा। तो एक भागेगा दाईं साइड तो एक भागेगा बाईं साइड, तो ये दोनों कभी भी कॉमन नहीं होंगे। ओके, तो इसका मतलब कि इसमें कभी भी आपके पास कॉमन फिजिबल रीजन नहीं होगा। तो जब कॉमन फिजिबल रीजन नहीं होगा तो आपका ये सॉल्यूशन कहलाएगा इनफिजिबल। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आपके पास इनफिजिबल या इनकंसिस्टेंट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सारे तरह के आपके एक एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास जो इसमें बचता है वो ये है कि हम इसके जो फॉर्मुलेशन है, मतलब कि हमारे पास क्या था, भी हमारे पास केवल ये थी कि हमारे पास इस तरह के इक्वेशन इनइक्वालिटीज के फंक्शन दिए हुए थे और हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब अगर हमारे पास यही प्रॉब्लम थ्योरेटिकल में, हमारे पास यही प्रॉब्लम थ्योरी की तरह हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको इक्वेशन इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है या हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद यही प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, ये जो आप ये लेक्चर नोट्स अपने डालेंगे उससे हम उसको फिर से स्टडी करेंगे तब फिर समझ लेंगे, ठीक है सर? ओके अमित, तो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू। थैंक्स।